नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी किताब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक टॉपिक मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच से बनने वाले जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न क्लास 11 के विद्यार्थियों के साथ साथ यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए तथा बीपीएससी टीजीटी पीजीटी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एवं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मांग की लोच के अंतर्गत कितने इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, मांग की लोच बताती है। मांग की लोच क्या बताती है? ऑप्शन ए, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में परिवर्तन की दिशा के बारे में। बी, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में परिवर्तन की दिशा के बारे में, परिवर्तन की मात्रा के बारे में। और सी, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में निरपेक्ष परिवर्तन के बारे में। इनमें कोई नहीं। तो मांग की लोच मुख्य रूप से वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में होने वाले परिवर्तन की मात्रा के बारे में बताता है। मांग की लोच। इसके पहले हम लोग मांग के नियम के बारे में अध्ययन किए थे। मांग का नियम क्या था? मांग का नियम एक गुणात्मक संकल्पना थी जो कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दिशा के बारे में बताता था। तो मांग का नियम जो है दिशा के बारे में बताता है और मांग की लोच जो है वह कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा के बारे में बताता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जब मात्रा की दिशा में परिवर्तन की बात की जाती है तो उसको मांग का नियम कहते हैं। और जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मात्रा में परिवर्तन की बात की जाती है तो उसे मांग की लोच कहते हैं। मांग का नियम गुणात्मक संकल्पना है एवं मांग की लोच परिमाणात्मक संकल्पना है जो मात्रा के बारे में बताता है। मांग की लोच मात्रा के बारे में बताता है। मांग का नियम यह नहीं बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। इसे मापने के लिए अर्थशास्त्र में एक नई धारणा का विकास किया गया जिसे मांग की लोच कहा गया। मांग की लोच की सर्वप्रथम व्याख्या जो है वह प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में की थी। तो मांग की लोच की अगर परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा से भी यह क्वेश्चन हल किया जा सकता है कि मांग की लोच क्या होती है। किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में होने वाले आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। अगर मांग की लोच का सूत्र लिखा जाए तो मांग की लोच बराबर हो जाएगा मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यह हो जाएगा मांग की लोच। मांग की लोच की कोई इकाई नहीं होती और मांग की लोच का जो मान होता है वह 0 से अनंत के बीच में होता है। मांग की लोच का मान। इसके अलावा सीमांत मांग एवं औसत मांग के व्युत्क्रम को या विपरीत को भी मांग की लोच कहा जाता है। तो मांग की लोच बराबर होता है ई पी बराबर हो जाएगा -dq/dp इंटू p/q। यह dq/dp जो है सीमांत मांग को व्यक्त करता है और p/q जो है औसत मांग के व्युत्क्रम को व्यक्त कर रहा है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह dq/dp क्या व्यक्त कर रहा है। तो dq/dp जो है
यह सीमांत मांग को व्यक्त कर रहा है और P/Q जो है औसत मांग को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार से यह सूत्र भी कभी कभी पूछ लेता है और इस सूत्र के माध्यम से इनका मान देने के बाद मांग की लोच भी पूछी जा सकती है कि कितनी मांग की लोच होगी और उसी के आधार पर वस्तु की गणना की जा सकती है। किस प्रकार की वस्तु होगी, विलासिता की वस्तु होगी या आवश्यक वस्तु होगी या कोई और वस्तु होगी। तो इस प्रकार से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह 2 नंबर है। जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो यह स्थिति है। तो जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह स्थिति है। तो कीमत, जैसे यह आरेख है x0 y, यह आरेख है, आरेख x0 y, x अक्ष पर मांग को लिया गया है और y अक्ष पर कीमत को लिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जब कीमत में परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कीमत घट रही है, बढ़ रही है और मांगी गई मात्रा क्या है, स्थिर है। जब कीमत घट रही हो या बढ़ रही हो और मांगी गई मात्रा वही हो तो इससे कहेंगे मांग की लोच यहाँ जो होगी वह शून्य होगी, शून्य कीमत मांग की लोच होगी। या जब वाई अक्ष के समांतर मांग वक्र होगा तो इसे कह सकते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र। मांग वक्र की मांग की कीमत लोच की जो है वह 5 श्रेणियां हैं। अलग अलग 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं इनको हम लोग जान लेते हैं। पहली जो मांग की कीमत लोच की श्रेणी है उसको कह सकते हैं या कहते हैं बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग, या ई जहाँ लेस देन होता है 1 से। तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन से वस्तु की मांगी गई मात्रा में सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन कम होता है तो ऐसी मांग वक्र को बेलोच मांग वक्र कहा जाता है। बेलोच मांग वक्र की मूल्य लोच इकाई से कम होती है। तो बेलोच मांग वक्र की मूल्य लोच जो है इकाई से कम होती है और कीमत कम होने पर मांगी गई मात्रा बढ़ती है किंतु कीमत में कमी होने की अपेक्षा मांग कम होती है। बेलोचदार मांग वक्र के अंतर्गत जो वस्तुएं रखी जाती हैं या जिन वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है उन वस्तुओं में कच्चा माल, प्राथमिक वस्तुएं, खाद्यान्न वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं होती हैं। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि खाद्यान्न वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है। तो खाद्यान्न वस्तुओं की मांग की लोच जो है वह बेलोचदार होती है। इसके अलावा दूसरा जो मांग की लोच है अगली जो है वह है लोचदार मांग की लोच। लोचदार, अब लोचदार मांग की लोच क्या होता है, तो लोचदार मांग की लोच में मांग की लोच जो है इकाई से ज़्यादा होती है, ई ज़्यादा होता है 1 से। तो इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो ऐसी मांग वक्र को लोचदार मांग कहा जाता है। लोचदार मांग में लोच इकाई से अधिक होती है। मांग की लोच क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। यहाँ पे क्या होता है कि वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन अधिक होता है और बेलोचदार में मांग में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा कम होता है। किन वस्तुओं की मांग की लोच जो है वह लोचदार होती है, तो विलासिता, विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच जो है वह लोचदार होती है। विलासिता या कह सकते हैं विनिर्मित वस्तुओं और टिकाऊ वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, लोचदार होती है। इसके अलावा मांग की लोच इकाई मूल्य लोच होती है, समलोच कह सकते हैं मांग की लोच। तो इसका जो आरेख होता है वह आयताकार अतिपरवलय होता है जिसके एक्स अक्ष पर मांग तथा वाई अक्ष पर कीमत को दिखाया गया है। इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है कि जब मांग की मात्रा में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है तो उसे समलोच मांग कहते हैं। या कह सकते हैं किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर जब मांगी गई मात्रा में 20% की कमी होती है तो उसे समलोच मांग कह सकते हैं।
या कहते हैं। समलोच मांग में जो आरेख होता है वह आयताकार अतिपरवलय होता है, यह आयताकार अतिपरवलय होता है। और पूर्णतः अगली जो मांग की लोच है वह है पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग में क्या होता है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र का आरेख है। कीमत बढ़ घट रही है लेकिन मात्रा, मांगी गई मात्रा जो है वह स्थिर है। कीमत चाहे बढ़े या घटे, मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। इसके अलावा क्या होता है, पूर्णतः लोचदार मांग होती है अगली। पूर्णतः लोचदार मांग क्या है, तो ऐसी मांग की लोच जिसमें कीमत स्थिर रहने पर वस्तु की मांग बढ़ती और घटती है, तो उसे पूर्णतः मांग की लोच कहते हैं। अच्छा, पूर्णतः जो बेलोचदार मांग की लोच होती है उसमें मांग की लोच 0 के बराबर होती है, और पूर्णतः लोचदार मांग वक्र में मांग में जो है मांग की लोच अनंत होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और यही दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि पूर्णतः बेलोचदार मांग क्या है और पूर्णतः लोचदार मांग क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो मांग का वक्र होता है वह पूर्णतः लोचदार होता है। तो यह कीमत मांग की 5 श्रेणियाँ थी। उन 5 श्रेणियों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब जैसे कीमत लोच की 5 श्रेणियाँ हम लोग जाने हैं, उनको एक ही आरेख पर अगर देखा जाए तो उसको कैसे देखा जा सकता है। जैसे ये आरेख बनाया जाए और इसी आरेख पर 5 श्रेणियों को देखा जाए, तो एक्स अक्ष, 0 अक्ष और वाई अक्ष। पूर्णतः लोचदार मांग तो यहाँ पे जब हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगी, ये 5 कीमत मांग की श्रेणियाँ हो जाएंगी। यहाँ ई बराबर हो जाएगा अनंत, फिर ई बराबर इकाई से ज़्यादा हो जाएगा, ई बराबर 1 हो जाएगा, और ई कम हो जाएगा 1 से, और यहाँ लास्ट में ई बराबर 0 हो जाएगा। तो जब ई बराबर अनंत होता है तो इसको क्या कहते हैं, पूर्णतः लोचदार मांग। जब ई कम होता है, ई ज़्यादा होता है 1 से, तो इसे लोचदार मांग कहते हैं। ई बराबर 1 होता है तो इसे इकाई मांग की लोच कहते हैं। ई ज़्यादा होता है 1 से, ई जब ज़्यादा होता है 1 से तो इसे बेलोचदार मांग कहते हैं। और जब ई बराबर 0 होता है तो पूर्णतः बेलोचदार मांग कहा जाता है। तो इस मांग वक्र पर जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मांग की लोच क्या होती है, घटती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आरेख पर जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मांग की लोच घटती है। वाई अक्ष पर बिल्कुल सबसे ऊपर मांग की लोच अनंत होती है, फिर 1 से ज़्यादा होती है, फिर 1 के बराबर होती है, फिर 1 से कम हो जाती है, और फिर 0 हो जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ मांग वक्र पर आते हैं तो मांग की लोच घटती हुई होती है। जैसे सबसे ज़्यादा अनंत है, फिर 1 से ज़्यादा है, फिर 1 के बराबर है, फिर 1 से कम है, फिर 0 हो गई, तो घटती हुई हो गई मांग की लोच। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच कैसी होती है। अभी बताए हम कि मांग वक्र जब वाई अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच 0 होती है। इसमें क्या हो रहा है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग क्या है, स्थिर है। और जब मांग वाई अक्ष के समांतर, जब एक्स अक्ष के समांतर होता है तब मांग की लोच कैसी होती है, तो यहाँ अनंत होती है मांग की लोच, और यहाँ पर क्या होता है, कीमत स्थिर होती है और मांग घटती बढ़ती रहती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच होती है इकाई 0, इकाई से अधिक, अनंत, तो अनंत हो जाएगा। अगर वाई अक्ष के समांतर पूछता तो 0 हो जाती। तो इसका आंसर 3 का डी सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन। एक आयताकार अतिपरवलय या रेक्टेंगल हाइपरबोला मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच होती है। तो आयताकार अतिपरवलय मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच जो है वह इकाई के बराबर होती है। यह इकाई के बराबर होती है, x 0 y। और इसमें क्या बताया गया है, आयताकार अतिपरवलय मांग की वक्र में कि
मांग की मात्रा में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, उसे समलोच मांग कहते हैं। या कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में 20% की कमी होती है, तो ऐसी मांग को ही समलोच मांग या इकाई लोच मांग कहा जाता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच जो है 1 के बराबर होती है। तो ये सही है 4 का। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, ईडी जब ज़्यादा होता है 1 से तो वह क्या दर्शाता है? तो ईडी जब ज़्यादा होता है 1 से तो क्या दर्शाता है? तो ईडी जब 1 से ज़्यादा होता है तो इसे कहते हैं लोचदार मांग। लोचदार मांग में ईडी 1 से ज़्यादा होता है, और लोचदार मांग में क्या होता है कि यह आरेख जो है लोचदार मांग का होता है। इसमें होता यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा क्या होता है, इसमें मांगी गई मात्रा में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन अधिक होता है। कीमत में परिवर्तन क्या होता है? कम होता है, लेकिन मांगी गई मात्रा में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन ज़्यादा हो जाता है। कीमत यह कम घटी है, लेकिन मांगी गई मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसी मांग की लोच क्या कहते हैं? लोचदार कहते हैं। और इसका जो ई 1 से ज़्यादा होता है। तो लोचदार मांग किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा जो है मांगी गई मात्रा में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन अधिक होता है, और इसे लोचदार मांग कहते हैं। और लोचदार मांग में जो है मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। ई कह सकते हैं अधिक होता है, तो लोचदार मांग हो जाएगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन, जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है तो मांग होगी। जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है तो मांग होगी। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है तो मांग होगी इकाई लोच से कम, या कह सकते हैं इकाई लोच से कम। हाँ ठीक है, इकाई लोच से कम होगी। तो इकाई लोच से जब मांग कम होती है तो ऐसी मांग को क्या कहते हैं? बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग में कीमत ज़्यादा कम होती है, कीमत की अपेक्षा जो मांगी गई वस्तु है उसमें कम परिवर्तन होता है, या मांग कम बढ़ती है। या ऐसे कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन कम होता है। तो जब कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होता है और मांग में परिवर्तन कम होता है तो उसे कहते हैं बेलोचदार मांग। और बेलोचदार मांग में मांग वक्र जो है या मांग लोच जो है इकाई से कम होती है, इकाई से कम होती है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा होता है और मांग में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है, तो इसे कहते हैं इकाई से कम लोचदार मांग। तो 6 का सही आंसर डी है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, जब मांग वक्र का ढलान 0 होता है तो मांग की लोच होती है। तो मांग वक्र का ढलान जब 0 कब होता है? जब x के समांतर होती है मांग वक्र रेखा, और यहाँ पर मांग की लोच अनंत हो जाती है। तो अनंत सही है 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है तो मांग होती है। तो जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है तो मांग कैसी होती है? बेलोच, लोच, पूर्णतः लोच और पूर्णतः बेलोचदार। तो जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है तो उसे लोचदार मांग कहते हैं। लोचदार मांग की परिभाषा अगर बताई जाए तो वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक या आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है, इससे ही क्या कहते हैं? लोचदार मांग कहते हैं। लोचदार मांग में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, और विलासिता की वस्तुओं या विनिर्मित वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है वह लोचदार होती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होने के फलस्वरूप कुल व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच कैसी होती है? वस्तु की अपनी कीमत कम होने के फलस्वरूप कुल व्यय जब बढ़ जाता है
तो मांग की लोच जो है वह इकाई से अधिक होती है, इकाई से अधिक। यह क्वेश्चन जो है मार्शल द्वारा दिया गया, मार्शल ने जो मांग की लोच मापने का व्यय के आधार पर तरीका बताया था उससे लिया गया है। इसमें बताया गया है कि जब किसी वस्तु की अपनी कीमत कम होने के फलस्वरूप कुल व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच कैसी होती है, इकाई से अधिक। व्यय विधि से मांग की लोच मापने का जो सबसे पहले प्रयास मार्शल ने किया था, और इन्होंने व्यय विधि से मांग की लोच को माप करके 3 प्रकार से विभाजित किया था। पहला था मांग की लोच, मांग की कीमत लोच जो है इकाई के बराबर होती है। दूसरा मांग की लोच, मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक। और तीसरा मांग की कीमत लोच इकाई से कम होती है। तो मांग की कीमत लोच जब इकाई के बराबर होती है या ईडी बराबर 1 होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब उस पर किया जाने वाला कुल व्यय पूर्ववत ही रहता है, चाहे वस्तु की कीमत बढ़े या घटे, तो ऐसे व्यय को कहते हैं कीमत लोच इकाई मांग कहा जाता है। और मांग की कीमत लोच जब इकाई से अधिक होती है तो इसमें क्या होता है, मांग ईडी ज़्यादा होता है 1 से, तो इसमें मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक तब होती है जब वस्तु की कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, और जब वस्तु की कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच जो है वह इकाई से ज़्यादा होती है। और मांग की लोच इकाई से कम तब होती है जब मांग की कीमत लोच इकाई से कम तब होती है जब वस्तु की कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है और वस्तु की कीमत के घटने पर कुल व्यय घट जाता है। तो यहाँ पूछा गया है जब वस्तु की अपनी कीमत कम होने के फलस्वरूप कुल व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, और अगर कुल व्यय घट जाएगा तो इकाई से कम हो जाएगी, और अगर बराबर रहेगा तो इकाई के बराबर रहेगी। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि जब वस्तु की कीमत कम होने के फलस्वरूप कुल व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच जो है इकाई से अधिक होती है, कुल व्यय घट जाता है तो मांग की लोच इकाई से कम होती है, कुल व्यय 1 के बराबर होता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो इसका 9 का सही आंसर ए है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कीमत के घटने से उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय घट जाता है तो उससे प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है तो भी बताया, जब वस्तु की कीमत पर होने वाला कुल व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, कुल व्यय घट जाता है तो मांग की लोच इकाई से कम होती है, और कुल व्यय 1 के बराबर होता है तो इकाई के बराबर होती है। तो यहाँ कह रहा है कि जब कीमत घटने से वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय घट जाता है, यही कह रहा है। तो इससे क्या होगा, इसकी मांग की कीमत लोच इकाई से कम हो जाएगी। किस ऑप्शन में है मांग की लोच कीमत लोच इकाई से कम हो जाएगी, ये ऑप्शन देख रहे क्या है, यह घटिया वस्तु की एक स्थिति है। बी, इसकी मांग की कीमत लोच इकाई से कम है, तो यही सही है, बी सही है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, जब मांग वक्र YH के समांतर होता है तब मांग की लोच कैसी होती है। तो यही 2 एग्जाम मतलब मांग की कीमत लोच की श्रेणियों में यही 2 इम्पॉर्टेंट हैं। एक जब XH के समांतर होता है तो मांग की लोच कैसी होती है, और दूसरा जब YH के समांतर होता है तो मांग की लोच कैसी होती है। तो जब YH के समांतर होता है मांग वक्र तो मांग की लोच 0 होती है, और जब XH के समांतर होता है तो मांग की लोच अनंत होती है। YH के समांतर जब मांग की लोच होती है तब कीमत घटती बढ़ती रहती है और मांग स्थिर रहती है, और जब XH के समांतर रहती है तो कीमत स्थिर हो जाती है और मांग घटती बढ़ती रहती है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि जब मांग YH के समांतर होता है तब मांग की लोच 0 हो जाती है। यह है 0, YH के समांतर है, ये YH है और यह XH है, तो 0, यह 0 के समांतर हो जाए। और अगला पूछा है जब ईडी 0 की स्थिति में हो तो मांग वक्र कैसा होगा। तो ईडी जब 0 की स्थिति में होगा तो मांग वक्र क्षैतिज या XH के समांतर होगा। ईडी 0 नहीं, अनंत पूछा है। ईडी जब अनंत हो तो यह अनंत है, तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र जो है क्षैतिज या XH के समांतर होगा। तो इसका सही आंसर 12 का ए है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, चीनी तथा चाय जैसी वस्तुओं की मांग प्रायः होती है। तो चीनी तथा चाय जैसी वस्तुओं की मांग प्रायः जो है वह बेलोच होती है। क्यों बेलोच होती है, क्योंकि चीनी और चाय कैसी वस्तुएं हैं, आवश्यक या अनिवार्य या खाद्यान्न वस्तुएं हैं।
इनको कह सकते हैं प्राथमिक वस्तुएं या खाद्यान्न वस्तुएं या अनिवार्य वस्तुएं। और खाद्यान्न या अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? बेलोच या इकाई से कम होती है। इकाई से कम मांग की बेलोचदार मांग को क्या कहते हैं? कि किसी वस्तु की जब कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में आनुपातिक परिवर्तन कम होता है तो इसी को ही क्या कहते हैं? बेलोचदार मांग कहते हैं। कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होता है लेकिन मांग में परिवर्तन कम होता है तो उसे बेलोचदार मांग कहा जाता है। और बेलोचदार मांग के अंतर्गत आवश्यक, अनिवार्य एवं प्राथमिक वस्तुओं को रखा जाता है। प्राथमिक वस्तुओं की मांग की लोच जो है वह बेलोचदार होती है, बेलोचदार होती है। तो चीनी तथा चाय जैसी वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है, इनकी मांग की लोच इकाई से कम होती है। और विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। तो यह भी ध्यान देने वाली बात है कि खाद्यान्न वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है और इकाई से अधिक होती है, और विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच लोचदार होती है। जो बेलोचदार मांग की लोच जो है इकाई से कम होती है, इकाई से कम होती है। यह बेलोचदार मांग की लोच है, इकाई से कम होती है, और लोचदार मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। हाँ, यह ठीक है। और इसमें विलासिता, इसमें जो है जहाँ कम होती है मांग की लोच वहाँ खाद्यान्न वस्तुएं आएंगी, और जहाँ मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होती है वहाँ विलासिता की वस्तुएं आएंगी। अगला क्वेश्चन है लोच। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। निकट प्रतिस्थापनों की उपलब्धता मांग को बताती है, क्या बनाती है? अधिक लोचदार बनाती है। अगला है लोच इकाई से अधिक होती है। तो लोच इकाई से अधिक होती है तो यह इकाई से अधिक अभी बता रहे थे हम। जब इकाई से अधिक होती है तो विलासिता की वस्तु की श्रेणी में आएगी वैसी वस्तु, यह है विलासिता, बी ऑप्शन में दिया गया है। जब मांग की लोच इकाई से कम होती है तो यह होती है बेलोच मांग, बेलोच मांग। और बेलोच मांग में मांग की लोच इकाई से कम होती है और इसमें क्या होता है? खाद्यान्न या अनिवार्य वस्तुएं आती हैं। जब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है तो यह मांग की लोच इकाई से अधिक है तो यहाँ विलासिता की वस्तुएं आएंगी। तो इसका आंसर 15 का बी सही है, विलासिता। अगला 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कुल व्यय विधि का प्रयोग करके मांग की लोच ज्ञात कीजिए। कीमत तथा मांग इस प्रकार है। तो कीमत बढ़ने पर मांग, कीमत जब 15 रुपये तो मांग 40 इकाई, और कीमत जब 10 रुपये तो मांग 40 इकाई है। कीमत जब घट के कितनी हो गई है? बढ़ के 15 हो गई तो मांग घट के हो गई है, तो इकाई से कम हो जाएगी मांग की लोच, इकाई से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मांग घट गई है, कीमत बढ़ने पर मांग घट गई है, तो बी सी सही है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। जब किसी वस्तु की कीमत में 8% कमी होने के कारण वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में 2% की वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं। तो वृद्धि की बात की गई है, कमी से जब वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं? इकाई से अधिक, इकाई से अधिक। तो यह जो है 16 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन, यह दोनों क्वेश्चन मार्शल के मांग की लोच मापने के व्यय विधि से लिए गए हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है वह है 4। अब इसमें सही और गलत की नहीं, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरना है। उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान कैसे भरना है? 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उन 2 ऑप्शनों में से आपको इस रिक्त स्थान में सही जो 2 में से आपको लगे वही लिख देना है, लगे नहीं जो सही हो। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मांग की लोच, मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच का सूत्र क्या होता है? मांग की कीमत लोच का सूत्र होता है माइनस DQ अपान DP इंटू P अपान Q, अभी हम बताए हैं। तो DQ अपान DP माइनस पहले लगा DQ अपान DP इंटू P अपान Q। तो P अपान Q DQ अपान DP, P अपान Q DQ अपान DP। तो इसमें पहला वाला सही है, पहला वाला सही है इसमें, माइनस DQ अपान DP। ये क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ P दिया गया है ऊपर, बाकी तो सब सही है और ये P दिया गया तो इसमें ये सही है, DQ अपान DP इंटू P अपान Q। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, जब कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? कीमत में परिवर्तन होने पर। तो जैसे यह आरेख बताए थे, आरेख है या
और कीमत में परिवर्तन होने पर कीमत में क्या हो रहा है, एक्स अक्ष पर मांगी गई मात्रा और वाई अक्ष पर कीमत दिखाया गया है। तो जब क्या बताया गया है, कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा स्थिर रहती है। तो यह मांगी गई मात्रा स्थिर है, कीमत घटती बढ़ती है, तो इससे क्या कहते हैं, तो इससे कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग हो जाएगा इसमें। और अगर कह देता कि कीमत स्थिर रहने पर मांगी गई मात्रा घटती बढ़ती रहती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। यहाँ मांग की लोच अनंत होती है और यहाँ पर मांग की लोच 0 होती है। तो जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो इसका सही आंसर पूर्णतः बेलोचदार मांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में आनुपातिक परिवर्तन कम होता है, तो वस्तु की मांग होती है, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में आनुपातिक परिवर्तन कम होता है, तो वस्तु की मांग कैसी होती है, तो वस्तु की मांग जो है बेलोच होती है। हाँ, बेलोच ही होगी, बेलोच। और बेलोच मांग के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, प्राथमिक वस्तुएं, खाद्यान्न वस्तुएं और अनिवार्य वस्तुओं की मांग जो है बेलोच होती है। और मांग की लोच इकाई से क्या होती है, कम होती है, इकाई से कम होती है। ऐसी वस्तुएं जिन वस्तुओं में कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन कम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग कहते हैं। बेलोचदार मांग की मूल्य लोच इकाई से कम होती है। तो 3 का सही आंसर बेलोच हो जाएगा। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, एक सरल रेखीय नीचे की ओर ढलान वाले मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच कैसी होगी। तो सरल रेखीय मांग वक्र के नीचे की ढलान वाले मांग पर मांग की लोच जो है वह कैसी हो जाएगी, इकाई के बराबर हो जाएगी। तो इकाई के बराबर किस ऑप्शन में है, इसी में है, इकाई के बराबर, इकाई हो जाएगी। इकाई 4 पहले ही लिखा है तो इकाई हो जाएगी। अगला है, ऊंचे कीमत स्तर पर वस्तु की मांग की लोच होगी, तो ऊंचे कीमत स्तर पर वस्तु की मांग की लोच अधिक होगी, अधिक सही है। अगला 6 नंबर, अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से कम होती है, इकाई से कम होती है, या कह सकते हैं बेलोच होती है। बेलोचदार, अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है, और विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, या कह सकते हैं लोचदार होती है। बेलोचदार वस्तुएं क्या होती हैं कि वे वस्तुएं होती हैं जब कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक या अनुपातिक परिवर्तन कम होता है, तो उसे बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे खाद्यान्न, प्राथमिक वस्तुएं और अनिवार्य वस्तुओं की मांग जो होती है वह बेलोचदार होती है। और इसी प्रकार से जब वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक परिवर्तन अधिक होता है, तो इसे क्या कहते हैं, लोचदार मांग कहते हैं। और लोचदार मांग की जो लोच है इकाई से अधिक होती है, इसमें विलासिता की वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच जो है वह बेलोचदार होती है, बेलोचदार सही हो जाएगा। 6 का सही आंसर बेलोचदार है। और 7, दवाइयों की मांग होती है, तो दवाइयाँ क्या है, अनिवार्य वस्तुएं हैं हमारे लिए, तो बेलोचदार, दवाइयों की मांग भी बेलोचदार हो जाएगी, तो बेलोचदार हो जाएगी। फिर अगला जो क्वेश्चन है इसमें है, सत्य तथा असत्य कथन की पहचान करना है। मांग की, जब मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो लोच का गुणांक 0 होता है। जब मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो लोच का गुणांक 0 होता है, यह कथन है गलत। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, एक सरल रेखीय मांग वक्र की मांग की लोच बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप वक्र के नीचे भाग की ओर चलते हैं। अभी इसको हम बताए हैं, जब मांग वक्र के, जैसे यह मांग वक्र है और मांग वक्र पर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, तो पूछ रहा है, बता रहा है कि मांग जैसे जैसे क्या कह रहा है, एक सरल रेखीय मांग वक्र की मांग की लोच बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं। तो इसको भी अभी ये तुरंत समझ में आ जाएगा क्या होता है, बढ़ती ही घटती है। जैसे यहाँ हम बताए थे मांग की लोच अनंत होती है, फिर अगले बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है, अगले बिंदु पर मांग की लोच जो है वह इकाई से अधिक होती है, और इसको कहते हैं लोचदार मांग।
फिर अगले बिंदु पर मांग की लोच इकाई 1 के बराबर होती है, इसको कहते हैं इकाई लोचदार मांग। फिर अगले बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है, इकाई से ज़्यादा होती है, कम होती है इकाई से, मांग की लोच इकाई से कम हो जाती है। और फिर अगले बिंदु पर मांग की लोच 0 हो जाती है। तो सबसे ऊपर वाई अक्ष पर मांग की लोच अनंत थी, फिर 1 से ज़्यादा थी, फिर 1 के बराबर थी, फिर 1 से कम हो गई, फिर 0 हो गई। तो क्या हो रही है, घट रही है मांग की लोच ना। अनंत से आ गए हम लोग 0 तक, अनंत से 0 पर आ गए तो मांग की लोच घट रही है। और इसमें क्या बता रहा है, जब ऊपर से नीचे आए तो घटी है मांग की लोच। और इसमें बता रहा है जब क्वेश्चन में बता रहा है कि सरल रेखा पर जब मांग वक्र की लोच बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएं, बढ़ती नहीं घटती है, तो यह हो जाएगा गलत। 2 नंबर क्वेश्चन है गलत। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, मांग वक्र का ढलान और मांग की लोच भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। मांग वक्र का ढलान और मांग की लोच भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। मांग वक्र का ढलान और मांग की लोच भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। हाँ सही है, मांग वक्र का ढलान और मांग की लोच भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। मांग की लोच क्या है, मांग की लोच वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में परिवर्तन की मात्रा को बताता है। और मांग की लोच जो है वह 3 प्रकार की होती है, जिसमें कीमत लोच, आय लोच एवं आड़ी लोच को लिया गया है। कीमत लोच जब वस्तु की मांगी गई मात्रा के परिवर्तन को वस्तु की अपनी कीमत में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो उसे मांग की कीमत लोच कहा जाता है। इसके अलावा मांग की आय लोच क्या है, अगर मांग की आय लोच की बात की जाए तो मांग की आय लोच का तात्पर्य मांग की उस परिवर्तित मात्रा से है जो अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे आय में आनुपातिक परिवर्तन जो है मांग की आय लोच को दिखाता है। मांग की आय लोच का सूत्र अगर लिखा जाए तो यह हो जाएगा डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आय लोच कैसी होती है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निकृष्ट वस्तुओं या गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आय की लोच जो है वह ऋणात्मक होती है। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच धनात्मक होती है और विलासिता की वस्तुओं के मांग के लिए आय की लोच धनात्मक होती है। तो मांग की आय लोच क्या है, आय में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की आय लोच कहते हैं। और गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है। सामान्य और विलासिता की वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच जो है वह होती है धनात्मक। और अगली जो मांग की लोच होती है तीसरी, वह है मांग की लोच आड़ी मांग की लोच या क्रॉस मांग की लोच। तो यह क्या है मांग की लोच, इसको प्रोफेसर मूर ने दिया था और वैज्ञानिक व्याख्या जो है प्रोफेसर टिफिन द्वारा दी गई थी। ट्रिफिन क्या है मांग की आड़ी लोच, जब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को दूसरी संबंधित वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को बताता है। इसका भी सूत्र होता है, इसका क्या सूत्र है, मांग की आड़ी लोच का सूत्र हो जाएगा डी क्यू या डेल्टा क्यू एक्स अपान डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपान क्यू एक्स, यह सूत्र हो जाता है मांग की आड़ी लोच का। विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है यह भी पूछा जाता है। तो जैसे स्वतंत्र वस्तु हैं तो स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच 0 होती है। पूरक वस्तु के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। स्थानापन्न वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। तो यह कीमत, आय एवं आड़ी मांग की लोच के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। स्थानापन्न वस्तुओं की मांग जो है लोचदार होती है, सही है, 4 सही है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, दूध की मांग बेलोचदार होती है। तो दूध की मांग बेलोचदार नहीं होती है क्योंकि दूध अनिवार्य वस्तु नहीं है, इसलिए दूध की मांग बेलोचदार नहीं होती है। यह कथन है गलत। बेलोचदार वस्तुओं वे वस्तुएं होती हैं जो हमारे लिए आवश्यक होती हैं, अनिवार्य होती हैं या बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे नमक, दवाई, माचिस, कच्चे पदार्थ। इन सब की मांग जो है वह बेलोचदार होती है। मांग की लोच जो है इकाई से कम होती है।
इकाई से कम होती है और इन्हें बेलोचदार मांग कहा जाता है। तो यह कथन गलत है। अगला है 6 नंबर, पूरक वस्तु की मांग कैसी होती है? तो पूरक वस्तु की मांग कम लोचदार होती है। तो पूरक वस्तु की मांग जो है कम लोचदार होती है, या पूरक वस्तु की मांग कम लोचदार होती है। सही है, सही है। 6 सही है। 7, समय अवधि जितनी लंबी होती है मांग उतनी कम लोचदार होती है। समय अवधि जितनी लंबी होती है मांग उतनी कम लोचदार होती है। समय अवधि मांग का कोई संबंध नहीं, गलत है। अब इसमें सही कथन की पहचान करनी है कि कौन सा कथन इसमें सही है। कौन सा इसमें कथन सही है? मांग की कीमत लोच बराबर वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में अनुक्रियाशीलता की मात्रा। तो यही सही है। इसके अलावा मांग वक्र का ढाल, तो मांग वक्र का ढाल होता है डेल्टा P अपान डेल्टा Q, डेल्टा P अपान डेल्टा Q। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हम लोग कहीं देखे हैं, कहाँ देखे हैं इसको एक बार बता देते हैं, बता देते हैं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं मांग की लोच का सूत्र। मांग की लोच का सूत्र होता है DQ अपान DP इंटू P अपान Q। यह हम लोग मांग का सूत्र पढ़े थे, तो यहीं से ये लिया गया है। DQ अपान DP का विपरीत होता है, विपरीत मांग का ढलान होता है। तो इसको जब उल्टा करके लिखेंगे तो यह हो जाएगा डेल्टा या DP अपान DQ। तो यही सही हो जाएगा, DQ अपान DP। अब DP अपान DQ यह मांग का ढलान है, तो यह गलत लिखा गया था, तो यह गलत लिखा है, यह सही नहीं है। अगला ED ज़्यादा है 1 से। जब ED ज़्यादा होता है 1 से तो क्या होता है? तो ED जब ज़्यादा होता है 1 से, मतलब ED का मतलब हुआ जब ED कम होता है 1 से, कम होता है 1 से, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच जब इकाई से कम है तो इसे कहते हैं बेलोचदार मांग वक्र। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यह गलत है। अगला है पूर्णतया लोचदार मांग वक्र ऊर्ध्वाधर सरल रेखा x अक्ष के समांतर होता है। तो पूर्णतया लोचदार मांग वक्र y अक्ष के समांतर होता है, इसमें दिया नहीं, x अक्ष के समांतर होता है। तो यह भी गलत है, डी भी गलत है। तो इसमें सही है ए है। अगला है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से सही से मिलाना है। क्या मिलाना है? मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच का मतलब होता है मांग की कीमत लोच माइनस 1 मांग वक्र का ढलान इंटू P अपान Q हो जाएगा। तो ए 3 से मिल जाएगा। अगला बी क्षैतिज सरल रेखीय मांग वक्र। तो क्षैतिज सरल रेखीय मांग वक्र जो है वह होता है अनंत होता है। तो क्षैतिज सरल रेखीय मांग वक्र ED बराबर अनंत 1 में दिया गया है, 1 से मिल जाएगा। सी पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र। तो पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र क्या होता है? पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र, पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र 0 होता है। 0 इसमें है ही नहीं कहीं, तो यह कह सकते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र 0, या इसको कह सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहती है। 0 क्या मतलब वो यही तो हुआ कि कीमत घटती बढ़ती रहती है और मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित होती है। तो यह हो जाएगा, अरे पूरा चला गया, यह हो जाएगा पूर्णतया लोचदार मांग वक्र सी बराबर हो जाएगा 4 से मिल जाएगा। और डी बचा है, डी किससे मिल जाएगा? लोचदार मांग। तो लोचदार मांग क्या हो जाएगी? ED ज़्यादा है 1 से। तो ED जब ज़्यादा है होती है 1 से तो उसे लोचदार मांग कहते हैं। तो डी का मिलान हो जाएगा किससे? डी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। तो इस प्रकार से ए का मिलान हम लोग किससे देखे थे? ए क्या था? मांग की लोच। तो मांग की ए का मिलान 3 से देखे थे, 3 से हो जाएगा। और बी का मिलान हो जाएगा 1 से। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 बी में दिया गया है, बी सही है।